तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कक्षा 10 का विज्ञान विषय का छठा चैप्टर, अपन रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा जल्दबाजी में मैं रिपीट कर देता हूं। हमने पढ़ा था कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उनके उदाहरण पढ़े थे, उनके बीच में अंतर पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, यानी जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में हमने लिखना सीखा था। रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं और उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, ये हमने पढ़ी थी। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार आया था, जिसमें हमने दो प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के पढ़ लिए थे। पहला था संयोजन या योगशील अभिक्रिया और दूसरा था वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की थी: प्रकाश वियोजन, ताप वियोजन, प्रकाश वियोजन, ताप वियोजन और विद्युत वियोजन, जिनके बारे में हम पढ़ लिया है। अगला टॉपिक, अगली जो प्रक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अपन ने पहले दो अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा है, संयोजन और वियोजन। संयोजन यानी जुड़ना, योगशील, और वियोजन या अपघटन यानी टूटना, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है, रिप्लेसमेंट या विस्थापन अपन समझ सकते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया या ये रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। तो एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित क्यों करेगा, या इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है जो एक नीले रंग का द्रव्य होता है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का द्रव्य, उसके अंदर अगर अपन जिंक के दाने डाल दें, जिंक के दाने डाल दें, तो थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं कि अभिक्रिया से जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो गायब हो जाता है विलयन से। ऐसा किस कारण से होता है? इसका कारण यह है कि जो जिंक है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को इसके स्थान से विस्थापित करके क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब कम क्रियाशील और तत्वों की जो क्रियाशीलता है वो कैसे अपन पता लगता है कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, कौन सा तत्व है कम क्रियाशील है? इसके लिए एक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी भी इसको अपन कह सकते हैं, सक्रियता श्रेणी। इसके अंदर तत्वों को इस क्रम में रखा जाता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरम, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, एजी और एयू। इस प्रकार इसको अपन कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी जिस प्रकार इस श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर आया है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, जो तत्व सबसे ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है। और जैसे जैसे अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो तत्वों की जो सक्रियता है वो लगातार कम होती जाती है। इसके आधार पर अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर कहाँ आया है? नीचे, और जिंक कहाँ आया है? कॉपर के ऊपर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिंक जो है कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि कॉपर सल्फेट में जिंक के दाने डालने पर, ये चीजें आप नोट भी कर सकते हो, लिख सकते हो, जिंक सल्फेट में कॉपर सल्फेट में जिंक के दाने डालने पर उसका नीला रंग गायब क्यों हो जाता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होती है और जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके स्थान पर से विस्थापित करके और कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट बनाता है। इस प्रकार इसका रंग गायब हो जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अगले प्रकार की अभिक्रिया है द्विविस्थापन।
द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक विस्थापन था और द्वि का मतलब है दो जगह, यानी दो जगह जब विस्थापन होता है तो उसको बोलते हैं अपन द्विविस्थापन। यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणु अथवा परमाणु समूह या मूलकों में परस्पर आदान प्रदान हो जाता है, यानी वो एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया, KCl पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड, इनकी अभिक्रिया होने पर जो NO3 Ag के साथ जो NO3 जो परमाणु समूह जुड़ा हुआ है और इसके साथ क्लोराइड समूह जुड़ा हुआ है, ये आपस में एक दूसरे पे विस्थापित हो जाते हैं। ये K के साथ जुड़ जाता है और Cl जो है वो Ag के साथ जुड़ जाता है, तो क्या बनेगा AgCl प्लस KNO3, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इसका मतलब है कि ये जो परमाणु समूह या परमाणु आपस में एक दूसरे के प्रति विस्थापित या आदान प्रदान हो गए, तो इसको अपन बोल सकते हैं द्विविस्थापन, क्योंकि दो जगह विस्थापन हुआ है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हमने NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई, तो जो सल्फेट है वो Na के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोक्सी लाइन है वो कॉपर के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। अब इस अभिक्रिया को अपन संतुलित भी कर सकते हैं। यहाँ पर सोडियम के दो परमाणु है तो यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल के 2 परमाणु है तो यहाँ पर 2 लगा दिया, तो ये संतुलित अभिक्रिया हो गई और द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। यानी जहां पर 2 जगह विस्थापन होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आप इन चीजों को नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, नोटबुक में अच्छे से पढ़ सकते हो। थोड़ा सा जल्दबाजी में इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये क्लास नहीं है। अगर कक्षा होती तो उसमें अपन थोड़ा सा अधिक समय ले सकते हैं, हर चीज को ज्यादा विस्तार से समझ सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास ज्यादा से ज्यादा मैटर इस लॉकडाउन के दौरान, छुट्टियों के दौरान आपके पास मतलब उपलब्ध हो, इसके लिए थोड़ा सा जल्दी से पढ़ाया जा रहा है। अगले प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है मंद व तीव्र अभिक्रिया। मंद व तीव्र अभिक्रिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मंद व तीव्र अभिक्रियाएं। मंद यानी धीमी और तीव्र यानी तेज। यानी कुछ अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो बहुत धीमी होती है, जिसको पूरा होने में घंटा, दिन या कई साल लग जाते हैं, महीना लग जाता है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है तीव्र अभिक्रियाएं जो सेकंड के 100वें भाग में पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे तीव्र अभिक्रियाएं, यानी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत कम समय में, अल्प समय में पूर्ण हो जाती है, यानी अभिकारकों से उत्पाद बन जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है, जो बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाती है। जैसे परबल सार व परबल अम्ल की अभिक्रिया। ये परबल अम्ल जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक हो गया परबल सार है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl जो कि परबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसके बीच में जो अभिक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा तेज और तीव्र होती है, जो 10⁻⁻10 सेकंड में पूरी हो जाती है। इतने कम समय में यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक लवण बनता है NaCl और दूसरा जल बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ HCl की अभिक्रिया भी बहुत ही तेज अभिक्रिया होती है, जिसमें HgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है और इसके साथ HNO3 बनता है। ये HgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है, जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो ये तेज अभिक्रियाओं का उदाहरण है।
इसके अलावा एक और उदाहरण इस पर ले सकते हैं अपन, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। नाम सुना है सबने, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का मतलब समझ सकते हो आप? यानी पौधे की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित के द्वारा ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में सौर ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन को अपनी पत्तियों में संचित करते हैं, वो अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण, जो कि तेज गति की एक अभिक्रिया है। तो ये तीव्र अभिक्रियाएं जो बहुत कम समय में पूरी हो जाती है, उन अभिक्रियाओं का उदाहरण है। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं मंद अभिक्रियाएं, यानी धीमी गति की अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, यानी घंटा लग सकता है, दिन लग सकता है, महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है मंद अभिक्रिया का लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग एक दिन में नहीं लगता है, कई लंबे समय से, महीने भर से लगता है। यानी लोहे को अपन जब ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में रखते हैं, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में रखते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। जो भूरे रंग का लोहे के ऊपर जो जंग लगता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। फेरिक ऑक्साइड बनता है। ये इसकी संतुलित अभिक्रिया होगी। Fe2O3 ये किसका फॉर्मूला है? लोहे पर जंग का, लोहे पर जंग लगना। ये एक धीमी अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और एग्जांपल अपन इसका ले सकते हैं, KClO3, पोटेशियम क्लोराइड। ये KCl और ऑक्सीजन के अंदर टूटता है, बहुत धीमी प्रक्रिया है इसके टूटने की। KCl और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है गर्म करने पर, और इसकी बहुत धीमी प्रक्रिया, ये भी एक मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है CH3, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया C2H5OH, जिसका नाम है एथेनॉल। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से करवाने पर क्या बनता है? एथिल एसीटेट। क्या बनता है जी? एथिल एसीटेट बनता है। एथिल एसीटेट बनने की अभिक्रिया है, वो भी धीमी अभिक्रिया का उदाहरण है। CH3COO2H5, ये किसका नाम है? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, ये है एथेनॉल, और ये है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार से धीमी अभिक्रियाएं या मंद अभिक्रियाएं जो बहुत लंबे समय से पूरी होती है, उन अभिक्रियाओं का उदाहरण इस प्रकार से है। ये हो गई धीमी व मंद अभिक्रियाएं। इसके बाद आगे की अभिक्रियाएं आती है प्रकार, उत्कर्मणीय व अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। उत्कर्मणीय व अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। इन शब्दों का जिक्र हमने जो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था उस समय किया था। उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय क्या होता है? यानी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है, यानी पहले अभिकारक से उत्पाद बनता है और फिर उसी उत्पाद से उस थोड़ी देर बाद में अभिकारक बनने शुरू हो जाते हैं। यानी अग्र दिशा, दोनों दिशाओं को अपन ये इस प्रकार से नाम दे सकते हैं। अग्र दिशा यानी अभिकारकों से उत्पाद बनना,
और प्रतीप यानी पीछे की दिशा, यानी कि उत्पादों से वापिस अभिकारक बनना। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों जहां पर बनते हैं उस प्रकार की अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, जिसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, जिससे क्या बनता है जी, अमोनिया NH3। नाइट्रोजन की अभिक्रिया अपन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया NH3। लेकिन कुछ ही समय के बाद वापिस जो अमोनिया है वो किस में बदलने लग जाता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, अग्र यानी अभिकारकों से उत्पाद बनना और प्रतीप यानी उत्पादों से वापिस अभिकारकों का निर्माण होना, इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया कह सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कह सकते हैं। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा अपन देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल, CH4, सब इसका नाम जानते हैं, मेथेन। मेथेन जो भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे कोयला होता है, LPG होती है, उसमें मुख्य रूप से जो ज्वलनशील पदार्थ है वो मेथेन होता है। तो उसको जब अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, आपको पता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी किसी भी कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या, कौन सा पदार्थ बनेगा, गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। देखते हैं अपन कैसे है। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है कि जब अपन मेथेन को या कोयले को, जब अपन मेथेन या कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पाद बना है उससे वापिस कभी भी ऑक्सीजन और कोयला नहीं बन सकता। यानी ये अभिक्रिया हमेशा एक ही दिशा में होगी, वापिस उत्पाद से अभिकारक बनना संभव नहीं है। इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये हो गई उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल। अगला जो अभिक्रियाओं का प्रकार है उदासीनीकरण। एक अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उदासीन यानी जिसके अंदर कोई किसी प्रकार के विशेष लक्षण ना हो, उनके लक्षणों का नष्ट हो जाना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अपन इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो अम्ल व क्षार में जो अपने मुख्य गुण होते हैं, जैसा अपन अम्ल व क्षार वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि अम्लों के मुख्य गुण कौन से होते हैं, कि वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्षार जो है वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो अम्ल और क्षार के जो मुख्यतः जो लक्षण हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उनमें जो गुण विद्यमान होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बनता है, लवण और जल बनता है, यानी साल्ट बनता है और जल बनता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक परबल क्षार का उदाहरण है, उसके साथ जब अपन HCl हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अभिक्रिया भी हमने पहले भी एग्जांपल में लिखी है, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी ये परबल क्षार और परबल अम्ल से बना हुआ जो लवण और जल है, जिसमें इसमें उपस्थित अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, ये जो अम्ल और क्षार के जो गुण है वो नष्ट हो जाते हैं और लवण और जल बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जब क्षार और अम्ल प्रबल हो तो बनने वाले लवण की पीएच जो होती है वो लगभग 7 होती है। 7 पीएच का होने का मतलब वो लवण क्या होता है, उदासीन होता है। वो लवण क्या होता है, उदासीन होता है। किसी पदार्थ की पीएच अगर बराबर 7 है, जैसे शुद्ध जल की पीएच 7 होती है, मतलब वो उदासीन होता है। पीएच जैसे जैसे 7 से कम आती है तो वो पदार्थ अम्लीय होता जाता है, और जैसे जैसे पीएच 7 से ऊपर जाती है तो वो पदार्थ क्षारीय होता जाता है। इसी प्रकार अगर अपन देखें कि किसी जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल, इसको अपन मान सकते हैं क्षार, इसकी अभिक्रिया जब अपन किसी अम्ल के साथ करवाते हैं तो बनने वाला जो लवण है
वो अम्लीय होगा, क्योंकि उसमें अम्ल का प्रभाव ज्यादा होगा, यानी उसकी पीएच 7 से क्या होगी, कम होगी, पीएच 7 से कम होगी। यानी जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारकीय अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनने वाले पदार्थ की पीएच 7 से ऊपर होती है, यानी उसमें क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं। और जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है, यानी अम्ल दुर्बल क्षार जो होता है वो दुर्बल होता है, तो उसमें बनने वाले लवण के अंदर अम्लीय पदार्थ ज्यादा होते हैं, यानी उसकी पीएच 7 से कम होती है। तो ये होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभिक्रियाओं का अगला प्रकार है जो काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण व अपचयन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है। जैसा नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीकरण जहां से ऑक्सीजन का कुछ अपने को लगता है कि भाई इसमें कुछ ऑक्सीजन से कुछ हो रहा है। अपचयन, ऑक्सीजन और अपचयन को अपन कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जैसा पहला तरीका है ऑक्सीजन का संयोग या वियोजन के आधार पर, या ऑक्सीजन का योग या वियोजन अपन कह सकते हैं, या ऑक्सीजन का जुड़ना या हटना कह सकते हैं। यानी किसी भी अभिक्रिया में किसी तत्व या अणु के साथ जब ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है तो उसको अपन कहते हैं ऑक्सीकरण। जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, क्या बना जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यानी किसी तत्व, परमाणु या समूह के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। और किसी से, यहां से अगर इसी अभिक्रिया को अपन उल्टा लिखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जहां से Mg अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहां से अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं इस अभिक्रिया में कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन जुड़कर, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और किसी तत्व, परमाणु, मूलक या आयन से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। यहां पर अपन लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा अपन ऑक्सीजन परमाणु के आधार पर किस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में परमाणु अणु के साथ या तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। दूसरा तरीका है ऑक्सीकरण अपचयन का पता करने का, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग व वियोजन, इसके आधार पर अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व, परमाणु या अणु के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। बिल्कुल उल्टा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। जैसे Cl2 क्लोरीन, और इसके अंदर ये क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या बना जी, HCl। इसका उदाहरण है अपचयन का। अपन ऐसा कह सकते हैं कि क्लोरीन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। एक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं, C2H4 क्या है जी, एथीन। एथीन के साथ ये जुड़ गया हाइड्रोजन, क्या बन गया, C2H6, एथेन बन गया। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। और किसी भी अभिक्रिया से हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। जैसे C2H5, ये है, इसका नाम है एथेनॉल, एथिल एल्कोहल है एथेनॉल। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या बचा जी, C2,
इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CHO, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण का। इसको अपन कह सकते हैं कि एथेनॉल का एथेनेल, यानी ये एल्डिहाइड है। CH3CHO क्या है? एल्डिहाइड। कि एथेनॉल का एथेनेल यानी एल्डिहाइड के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, इसका नाम है एथेनेल। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा अपन हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में अणु, परमाणु या तत्व से हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तीसरा तरीका है ऑक्सीकरण अपचयन को बताने का, धन विद्युतीय तत्व या धनायन का संयोग या वियोजन। अब सबसे पहले बात है कि धन विद्युतीय तत्व क्या है। धन विद्युतीय तत्व अपन किसको कहेंगे? जैसा अपन साधारण तौर पर जानते हैं, शुरू से अपन पढ़ते आए हैं कि जो धातुओं का एक प्रमुख गुण होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उनका एक मुख्य गुण होता है कि वो अपने बाह्य कोश में से या संयोजकता कोश में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं जी? धनायन बनाते हैं। यानी सोडियम जो है वो सोडियम धनायन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। सारे के सारे धातुओं के अंदर ये गुण होता है कि वो अपने संयोजकता कोश में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाएंगे? धनायन बनाएंगे। जैसे मैग्नीशियम +2 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो जो भी धातु हैं या जो धात्विक तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्या बनाता है? धनायन। उसको अपन क्या बोलेंगे? धन विद्युतीय तत्व है। क्या बोलेंगे? धन विद्युतीय तत्व है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीकरण और अपचयन को अपन धन विद्युतीय तत्वों से कैसे परिभाषित करेंगे? ऑक्सीकरण और अपचयन में धन विद्युतीय तत्वों की परिभाषा ये होगी कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व, अणु या परमाणु के साथ धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है, धन विद्युतीय तत्व का योग होता है, तो वहां पर क्या होता है? अपचयन। वहां पर क्या होता है? अपचयन। और अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व का वियोजन होता है, धन विद्युतीय तत्व वहां से हटता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑक्सीकरण। तो जहां भी धातु, किसी अभिक्रिया में धात्विक पदार्थ जुड़ता है, इसका मतलब वहां पर अपचयन हो रहा है, और धातु किसी अभिक्रिया से बाहर निकल रहा है, तो उसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग हो गया। यानी यहां पर अपन देखते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ऑक्सीजन के साथ से मैग्नीशियम यानी धन विद्युतीय तत्व अलग हो गया। इसका मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण का ऑक्सीकरण हो गया। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो गया, मतलब ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण हो गया। यानी जैसे ही धन विद्युतीय तत्व हटा, उस वहां पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और जहां पर धन विद्युतीय तत्व जुड़ा, उसका क्या हो गया? अपचयन। तीसरा जो तरीका है ऑक्सीकरण अपचयन का, वो है ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व के आधार ऋण विद्युतीय तत्व के संयोग व वियोजन के आधार पर ऋण विद्युतीय तत्व जो कि धातु से बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे धातु अपने संयोजकता कोश में से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, वैसे ही जो अधातु है, जैसे क्लोरीन हो गई, फ्लोरीन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, सल्फर हो गई, आयोडीन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऐसे सारे के सारे जो अधातु है या जो गैसें हैं, वो लगभग अपने संयोजकता कोश में रिक्त जो जगह होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? क्लोराइड ऋणायन। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? फ्लोराइड ऋणायन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? ऑक्साइड। सल्फर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? सल्फर सल्फाइड।
इसी प्रकार अपन देखते हैं कि जो जितने भी अधातु होते हैं वो अपने संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। उसको अपन क्या बोलेंगे, ऋण विद्युती तत्व। लेकिन इन ऋण विद्युती तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे कहेंगे, इसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे धन विद्युती तत्व का जुड़ना क्या कहला रहा था, अपचयन, और धन विद्युती तत्व का हटना क्या कहला रहा था, ऑक्सीकरण। इसका बिल्कुल उल्टा है। ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और ऋण विद्युती तत्व का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा अपन ऐसे लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किसी तत्व, परमाणु या अणु के साथ ऋण विद्युती तत्व का संयोग होता है या ऋण विद्युती तत्व जुड़ता है तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। उसको अपन ऑक्सीकरण पर अभिक्रिया कहेंगे। और अगर ऋण विद्युती तत्व वहां से हटता है तो उसको अपन कहेंगे अपचयन अभिक्रिया, यानी उसको क्या कहेंगे, अपचयन। तो अभी तक हमने देखा कि ऑक्सीकरण और अपचयन 4 प्रकार से हो सकता है। एक तो ऑक्सीजन के जुड़ने या हटने के आधार पर, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना अपचयन। हाइड्रोजन तत्व के आधार पर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। धन विद्युती तत्व के आधार पर धन विद्युती तत्व का जुड़ना अपचयन और धन विद्युती तत्व का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऋण विद्युती तत्व के संयोग या वियोजन के आधार पर ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण और उसका हटना अपचयन। अब है इलेक्ट्रॉन अंक उदाहरण के आधार पर, यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की क्या परिभाषा हो सकती है। यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्या परिभाषा अपन लिख सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु या अणु के साथ जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, अपचयन, और इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। जैसे सोडियम धनायन बना और इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन गया तो अपन ये कह सकते हैं कि सोडियम का सोडियम धनायन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का आना अपचयन कहलाता है। जैसे क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन आया, क्या बन गया जी, क्लोराइड, क्लोरीन ऋणायन बन गया, तो अपन कह सकते हैं कि क्लोरीन का क्लोराइड में क्या हो गया, अपचयन, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण। इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन की जुड़ने या हटने के आधार पर एक अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके क्वेश्चन भी आ चुके हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी एक तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और उसी समय दूसरे तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है, यानी एक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हुआ, उसको अपन क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अपन ने जिंक से करवाई थी। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण था ये, विस्थापन अभिक्रिया का, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या बना था, जिंक सल्फेट और कॉपर, जिंक सल्फेट और कॉपर। अब इस अभिक्रिया में अपने को देखना है कि कौन किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर सल्फेट, सबसे पहले बात करते हैं सल्फेट, जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है, आपको पता है सल्फेट जो आयन है इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज हो गया, यहाँ पर +2, कॉपर पर कितना चार्ज हो गया, +2। यहां पर अभिक्रिया के बाद में कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, यहां पर आप देख सकते हो 0, कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, 0। तो आप हमें यह बता सकते हैं कि कॉपर सल्फेट से कॉपर बना, यानी पहले इस पर +2 चार्ज था और अब क्या हो गया, 0।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन आए गए। भाई पहले +2 चार्ज था और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो माइनस इसके अंदर आए ना, तभी तो इसके ये +2 से 0 हो गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है जो +2 चार्ज था उसका चार्ज 0 हो गया। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने ग्रहण किया, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। यानी कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन। कॉपर सल्फेट का कॉपर में हो रहा है अपचयन। दूसरा है जिंक के ऊपर यहां पर कितना चार्ज है, 0, और यहां पर कितना हो गया, +2, क्योंकि -2 वाला सल्फेट उसके साथ जुड़ गया। तो जिंक ने यहां पर इलेक्ट्रॉन +2 चार्ज आ गया, 0 से +2 चार्ज आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं या इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। जाहिर सी बात है, पहले 0 चार्ज था और +2 आ गया, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई। तो प्रोटॉन बढ़ गए मतलब तभी तो प्लस चार्ज हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन 2 कम हो गए। तो जिंक सल्फेट में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। यहां पर जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए वो कॉपर ने ग्रहण कर लिए, यानी कॉपर के अंदर पहले +2 चार्ज था और 0 हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण 0 हो गया। तो ये जो अभिक्रिया है कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ अभिक्रिया, जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। अब एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस अणु परमाणु का ऑक्सीकरण होता है, वो क्या होता है, अपचय। ऑक्सीकरण इसमें किसका हो रहा है, जिंक का। जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहां पर जिंक क्या है, जिंक को अपन क्या कह सकते हैं, अपचायक। जिंक को क्या कहेंगे, अपचायक। अपचय का अर्थ होता है अपचयन करने वाला। कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कर कौन रहा है, जिंक। भाई जिंक ही तो कर रहा है। जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है, अपचयक। यानी कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन कौन कर रहा है, जिंक, इसलिए इसको अपन कहेंगे अपचयक। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस तत्व, अणु या परमाणु का ऑक्सीकरण होता है वह अपचयक कहलाता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के अलग अलग आधार पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जुड़ने या हटने के आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्व और धन विद्युतीय तत्व जुड़ने या हटने के आधार पर, और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने या हटने के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को अपन इस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक बार शॉर्ट में मैं रिपीट कर देता हूँ कि कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हमने पढ़ी है। सबसे पहले हमने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसमें 2 निम्न भार वाले तत्व या यौगिक मिलकर उच्च अनुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरी वियोजन अभिक्रिया थी, जिसमें एक उच्च अनुभार वाला यौगिक 2 छोटे छोटे तत्व या यौगिकों में टूट जाता है, वियोजन हो जाता है, अपघटित हो जाता है, जिसमें 3 प्रकार की अभिक्रियाएं थी। तीसरी प्रकार की आज हमने पढ़ी विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें 2 जो अभिकारक होते हैं उनके आयन या मूलक आपस में परस्पर आदान प्रदान हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। धीमी व मंद अभिक्रियाएं पढ़ी। धीमी अभिक्रियाएं जो कई दिनों से, कई वर्षों से पूर्ण होती है। तीव्र अभिक्रियाएं जो बहुत कम समय में पूरी हो जाती है, उसको तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है, अभिकारकों से उत्पाद बनता है, उत्पाद से अभिकारक बनता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलती है, यानी अभिकारकों से उत्पाद बन गया, उत्पाद से अभिकारक बनना संभव नहीं है। उसके अलावा हमने पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें प्रबल अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, जिसमें अम्ल और क्षारों के गुण नष्ट हो जाते हैं और लवण और जल बनते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं जो कि अलग अलग आधार पर हमने पढ़ ली है। तो ये जो टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया वाला कंप्लीट होता है। एक छोटा सा टॉपिक इस पार्ट में और है उत्प्रेरक, वो अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख सकते हो और अच्छे से इनको पढ़ सकते हो। अपने जो किताब है उसकी भी मदद ले सकते हो। कोई भी चीज़ है, डाउट है, तो आप वो किसी भी माध्यम से हमसे पूछ भी सकते हो, तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे।
तो आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए लॉकडाउन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर टूट जाता है गर्म करने पर, और इसकी बहुत धीमी प्रक्रिया, ये भी एक मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है CH3 जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया C2H5OH जिसका नाम है एथेनॉल। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से करवाने पर क्या बनता है? एथिल एसीटेट। क्या बनता है जी? एथिल एसीटेट बनता है। एथिल एसीटेट बनने की अभिक्रिया है, वो भी धीमी अभिक्रिया का उदाहरण है। CH3COO2H5 ये किसका नाम है? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट ये है एथेनॉल, और ये है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार से धीमी अभिक्रियाएं या मंद अभिक्रियाएं जो बहुत लंबे समय से पूरी होती है, उन अभिक्रियाओं का उदाहरण इस प्रकार से है। ये हो गई धीमी व मंद अभिक्रियाएं। इसके बाद आगे की अभिक्रियाएं आती है प्रकार उत्कर्मणीय व अनुत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय व अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। इन शब्दों का जिक्र हमने जो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था उस समय किया था। उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय क्या होता है, यानी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है। यानी पहले अभिकारक से उत्पाद बनता है और फिर उसी उत्पाद से उस थोड़ी देर बाद में अभिकारक बनने शुरू हो जाते हैं। यानी अग्र दिशा, दोनों दिशाओं को अपन ये इस प्रकार से नाम दे सकते हैं। अग्र दिशा यानी अभिकारकों से उत्पाद बनना, और प्रतीप यानी पीछे की दिशा यानी कि उत्पादों से वापिस अभिकारक बनना। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों जहां पर बनते हैं उस प्रकार की अभिक्रिया उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। जिसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, जिससे क्या बनता है जी? अमोनिया NH3। नाइट्रोजन की अभिक्रिया अपन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया NH3। लेकिन कुछ ही समय के बाद वापिस जो अमोनिया है वो किस में बदलने लग जाता है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है। अग्र यानी अभिकारकों से उत्पाद बनना, और प्रतीप यानी उत्पादों से वापिस अभिकारकों का निर्माण होना। इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन उत्कर्मणीय अभिक्रिया कह सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्कर्मणीय अभिक्रिया कह सकते हैं। ये उत्कर्मणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा अपन देखते हैं अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल। CH4, सब इसका नाम जानते हैं, मेथेन। मेथेन जो भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे कोयला होता है, LPG होती है, उसमें मुख्य रूप से जो ज्वलनशील पदार्थ है वो मेथेन होता है। तो उसको जब अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? आपको पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी किसी भी कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या, कौन सा पदार्थ बनेगा? गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। देखते हैं अपन कैसे है। ये अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया का उदाहरण है कि जब अपन मेथेन को या कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पाद बना है उससे वापिस कभी भी ऑक्सीजन और कोयला नहीं बन सकता। यानी ये अभिक्रिया हमेशा एक ही दिशा में होगी, वापिस उत्पाद से अभिकारक बनना संभव नहीं है। इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। तो ये हो गई उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल। अगला जो अभिक्रियाओं का प्रकार है
उदासीनीकरण। एक अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उदासीन, उदासीन यानी जिसके अंदर कोई किसी प्रकार के विशेष लक्षण ना हो, उनके लक्षणों का नष्ट हो जाना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अपन इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब अम्ल व क्षारकीय अभिक्रिया, जब अम्ल व क्षारकीय अभिक्रिया करवाई जाती है तो अम्ल व क्षार में जो अपने मुख्य गुण होते हैं, जैसा अपन अम्ल व क्षार वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि अम्लों के मुख्य गुण कौन से होते हैं, कि वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्षार जो है वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो अम्ल और क्षार के जो मुख्यतः जो लक्षण हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उनमें जो गुण विद्यमान होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उदासीनीकरण अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बनता है, लवण और जल बनता है, यानी साल्ट बनता है और जल बनता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक परबल क्षार का उदाहरण है, उसके साथ जब अपन HCl हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अभिक्रिया भी हमने पहले भी एग्जांपल में लिखी है, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी ये परबल क्षार और परबल अम्ल से बना हुआ जो लवण और जल है, जिसमें इसमें उपस्थित अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, ये जो अम्ल और क्षार के जो गुण है वो नष्ट हो जाते हैं और लवण और जल बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जब क्षार और अम्ल प्रबल हो तो बनने वाले लवण की पीएच जो होती है वो लगभग 7 होती है। 7 पीएच का होने का मतलब वो लवण क्या होता है, उदासीन होता है। वो लवण क्या होता है, उदासीन होता है। किसी पदार्थ की पीएच अगर बराबर 7 है, जैसे शुद्ध जल की पीएच 7 होती है, मतलब वो उदासीन होता है। पीएच जैसे जैसे 7 से कम आती है तो वो पदार्थ अम्लीय होता जाता है, और जैसे जैसे पीएच 7 से ऊपर जाती है तो वो पदार्थ क्षारीय होता जाता है। इसी प्रकार अगर अपन देखें कि किसी जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल, इसको अपन मान सकते हैं क्षार, इसकी अभिक्रिया जब अपन किसी अम्ल के साथ करवाते हैं तो बनने वाला जो लवण है वो अम्लीय होगा, क्योंकि उसमें अम्ल का प्रभाव ज्यादा होगा, यानी उसकी पीएच 7 से क्या होगी, कम होगी, पीएच 7 से कम होगी। यानी जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनने वाले पदार्थ की पीएच 7 से ऊपर होती है, यानी उसमें क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं। और जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है, यानी अम्ल दुर्बल क्षार जो होता है वो दुर्बल होता है, तो उसमें बनने वाले लवण के अंदर अम्लीय पदार्थ ज्यादा होते हैं, यानी उसकी पीएच 7 से कम होती है। तो ये होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभिक्रियाओं का अगला प्रकार है जो काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण व अपचयन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है। जैसा नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीकरण जहां से ऑक्सीजन का कुछ अपने को लगता है कि भाई इसमें कुछ ऑक्सीजन से कुछ हो रहा है। अपचयन, ऑक्सीजन और अपचयन को अपन कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जैसा पहला तरीका है, ऑक्सीजन का संयोग या वियोजन के आधार पर, या ऑक्सीजन का योग या वियोजन अपन कह सकते हैं, या ऑक्सीजन का जुड़ना या हटना कह सकते हैं। यानी किसी भी अभिक्रिया में किसी तत्व या अणु के साथ जब ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है तो उसको अपन कहते हैं ऑक्सीकरण। जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, क्या बना जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यानी किसी तत्व, परमाणु या समूह के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। और किसी से, यहां से अगर इसी अभिक्रिया को अपन उल्टा लिखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जहां से Mg अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया,
तो यहां से अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं इस अभिक्रिया में कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन जुड़कर मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और किसी तत्व परमाणु मूलक या आयन से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। यहां पर अपन लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा अपन ऑक्सीजन परमाणु के आधार पर किस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में परमाणु अणु के साथ या तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। दूसरा तरीका है ऑक्सीकरण अपचयन का पता करने का हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग व वियोजन, इसके आधार पर अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व परमाणु या अणु के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। बिल्कुल उल्टा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। जैसे Cl2 क्लोरीन और इसके अंदर ये क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या बना जी, HCl। इसका उदाहरण है अपचयन का। अपन ऐसा कह सकते हैं कि क्लोरीन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। एक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं C2H4 क्या है जी, एथीन। एथीन के साथ ये जुड़ गया हाइड्रोजन, क्या बन गया, C2H6, एथेन बन गया। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। और किसी भी अभिक्रिया से हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। जैसे C2H5 ये है, इसका नाम है एथेनॉल, एथिल एल्कोहल है एथेनॉल। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या बचा जी, C2 इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CHO और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण का। इसको अपन कह सकते हैं कि एथेनॉल, एथेनेल यानी ये एल्डिहाइड है, CH3CHO क्या है, एल्डिहाइड। कि एथेनेल का एथेनॉल का एथेनेल यानी एल्डिहाइड के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, इसका नाम है एथेनेल। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा अपन हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में अणु परमाणु या तत्व से हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तीसरा तरीका है ऑक्सीकरण अपचयन को बताने का धन विद्युतीय तत्व है या धनायन का संयोग या वियोजन। अब सबसे पहले बात है कि धन विद्युतीय तत्व क्या है। धन विद्युतीय तत्व अपन किसको कहेंगे, जैसा अपन साधारण तौर पर जानते हैं, शुरू से अपन पढ़ते आए हैं कि जो धातुओं का एक प्रमुख गुण होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उनका एक मुख्य गुण होता है कि वो अपने बाह्य कोश में से या संयोजकता कोश में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं जी, धनायन बनाते हैं। यानी सोडियम जो है वो सोडियम धनायन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। सारे के सारे धातुओं के अंदर ये गुण होता है कि वो अपने संयोजकता कोश में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। जैसे मैग्नीशियम +2 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो जो भी धातु हैं या जो धात्विक तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्या बनाता है, धनायन। उसको अपन क्या बोलेंगे, धन विद्युतीय तत्व है। क्या बोलेंगे, धन विद्युतीय तत्व है। तो कहने का मतलब ये है
कि ऑक्सीकरण और अपचयन को अपन धन विद्युतीय तत्वों से कैसे परिभाषित करेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन में धन विद्युतीय तत्वों की परिभाषा ये होगी कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व, अणु या परमाणु के साथ धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है, धन विद्युतीय तत्व का योग होता है, तो वहां पर क्या होता है, अपचयन। वहां पर क्या होता है, अपचयन। और अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व का वियोजन होता है, धन विद्युतीय तत्व वहां से हटता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीकरण। तो जहां भी धातु, किसी अभिक्रिया में धात्विक पदार्थ जुड़ता है, इसका मतलब वहां पर अपचयन हो रहा है, और धातु किसी अभिक्रिया से बाहर निकल रहा है, तो उसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी यहां पर अपन देखते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ऑक्सीजन के साथ से मैग्नीशियम यानी धन विद्युतीय तत्व अलग हो गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण का ऑक्सीकरण हो गया। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो गया, मतलब ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण हो गया, यानी जैसे धन विद्युतीय तत्व हटा उस वहां पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और जहां पर धन विद्युतीय तत्व जुड़ा उसका क्या हो गया, अपचयन। तीसरा जो तरीका है ऑक्सीकरण अपचयन का, वो है ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व क्या था, ऋण विद्युतीय तत्व के संयोग व वियोजन के आधार पर ऋण विद्युतीय तत्व जो कि धातु से बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे धातु अपने संयोजकता कोष में से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, वैसे ही जो अधातु है, जैसे क्लोरीन हो गई, फ्लोरीन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, सल्फर हो गई, आयोडीन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऐसे सारे के सारे जो अधातु है या जो गैसें हैं, वो लगभग अपने संयोजकता कोष में रिक्त जो जगह होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, क्लोराइड ऋणायन। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, फ्लोराइड ऋणायन। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, ऑक्साइड। सल्फर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, सल्फर सल्फाइड। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि जो जितने भी अधातु होते हैं वो अपने संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऋण विद्युतीय तत्व। लेकिन इन ऋण विद्युतीय तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे कहेंगे, इसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहला रहा था, अपचयन, और धन विद्युतीय तत्व का हटना क्या कहला रहा था, ऑक्सीकरण। इसका बिल्कुल उल्टा है। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और ऋण विद्युतीय तत्व का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा अपन ऐसे लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किसी तत्व, परमाणु या अणु के साथ ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। उसको अपन ऑक्सीकरण पर अभिक्रिया कहेंगे। और अगर ऋण विद्युतीय तत्व वहां से हटता है तो उसको अपन कहेंगे अपचयन अभिक्रिया, यानी उसको क्या कहेंगे, अपचयन। तो अभी तक हमने देखा कि ऑक्सीकरण और अपचयन चार प्रकार से हो सकता है। एक तो ऑक्सीजन के जुड़ने या हटने के आधार पर, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना अपचयन। हाइड्रोजन तत्व के आधार पर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। धन विद्युतीय तत्व के आधार पर धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अपचयन और धन विद्युतीय तत्व का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऋण विद्युतीय तत्व के संयोग या वियोजन के आधार पर ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण और उसका हटना अपचयन। अब है इलेक्ट्रॉन अंक उदाहरण के आधार पर, यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की क्या परिभाषा हो सकती है। यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्या परिभाषा अपन लिख सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु या अणु के साथ जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन आता है,
तो उसको अपन क्या कहेंगे, अपचयन। और इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। जैसे सोडियम धनायन बना और इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन गया, तो अपन ये कह सकते हैं कि सोडियम का सोडियम धनायन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का आना अपचयन कहलाता है। जैसे क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन आया, क्या बन गया जी, क्लोराइड, क्लोरीन ऋणायन बन गया, तो अपन कह सकते हैं कि क्लोरीन का क्लोराइड में क्या हो गया, अपचयन, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण। इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन की जुड़ने या हटने के आधार पर एक अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके क्वेश्चन भी आ चुके हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी एक तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और उसी समय दूसरे तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है, यानी एक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हुआ, उसको अपन क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अपन ने जिंक से करवाई थी। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण था ये, विस्थापन अभिक्रिया का, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या बना था, जिंक सल्फेट और कॉपर, जिंक सल्फेट और कॉपर। अब इस अभिक्रिया में अपने को देखना है कि कौन किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर सल्फेट, सबसे पहले बात करते हैं सल्फेट, जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है, आपको पता है सल्फेट जो आयन है इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है, तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज हो गया, यहाँ पर +2, कॉपर पर कितना चार्ज हो गया, +2। यहां पर अभिक्रिया के बाद में कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, यहां पर आप देख सकते हो 0, कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, 0। तो आप हमें यह बता सकते हैं कि कॉपर सल्फेट से कॉपर बना, यानी पहले इस पर +2 चार्ज था और अब क्या हो गया, 0। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आए गए, भाई पहले +2 चार्ज था और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो माइनस इसके अंदर आए ना, तभी तो इसके ये +2 से 0 हो गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है जो +2 चार्ज था उसका चार्ज 0 हो गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने ग्रहण किया, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। यानी कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन, कॉपर सल्फेट का कॉपर में हो रहा है अपचयन। दूसरा है जिंक के ऊपर, यहां पर कितना चार्ज है, 0, और यहां पर कितना हो गया, +2, क्योंकि -2 वाला सल्फेट उसके साथ जुड़ गया। तो जिंक ने यहां पर इलेक्ट्रॉन +2 चार्ज आ गया, 0 से +2 चार्ज आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं या इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। जाहिर सी बात है, पहले 0 चार्ज था और +2 आ गया, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई। तो प्रोटॉन बढ़ गए मतलब अभी तो प्लस चार्ज हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन 2 कम हो गए। तो जिंक सल्फेट में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। यहां पर जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए वो कॉपर ने ग्रहण कर लिए, यानी कॉपर के अंदर पहले +2 चार्ज था और अब 0 हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण 0 हो गया। तो ये जो अभिक्रिया है कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ अभिक्रिया, जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। अब एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस अणु परमाणु का ऑक्सीकरण होता है, वो क्या होता है, अपचयक। ऑक्सीकरण इसमें किसका हो रहा है, जिंक का, जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहां पर जिंक क्या है, जिंक को अपन क्या कह सकते हैं, अपचयक। जिंक को क्या कहेंगे, अपचयक। अपचय का अर्थ होता है अपचयन करने वाला।
कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कर कौन रहा है, जिंक। भाई जिंक ही तो कर रहा है, जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है, अपचयक। यानी कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन कौन कर रहा है, जिंक, इसलिए इसको अपन कहेंगे अपचयक। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस तत्व, अणु या परमाणु का ऑक्सीकरण होता है वह अपचयक कहलाता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के अलग अलग आधार पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जुड़ने या हटने के आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्व और धन विद्युतीय तत्व जुड़ने या हटने के आधार पर, और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने या हटने के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को अपन इस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक बार शॉर्ट में मैं रिपीट कर देता हूँ कि कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हमने पढ़ी है। सबसे पहले हमने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसमें दो निम्न भार वाले तत्व या यौगिक मिलकर उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरी वियोजन अभिक्रिया थी, जिसमें एक उच्च अणुभार वाला यौगिक दो छोटे छोटे तत्व या यौगिकों में टूट जाता है, वियोजन हो जाता है, अपघटित हो जाता है, जिसमें 3 प्रकार की अभिक्रियाएं थी। तीसरी प्रकार की आज हमने पढ़ी विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दो जो अभिकारक होते हैं उनके आयन या मूलक का आपस में परस्पर आदान प्रदान हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। धीमी व मंद अभिक्रियाएं पड़ी। धीमी अभिक्रियाएं जो कई दिनों से, कई वर्षों से पूर्ण होती है। तीव्र अभिक्रियाएं जो बहुत कम समय में पूरी हो जाती है, उसको तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है, अभिकारकों से उत्पाद बनता है, उत्पाद से अभिकारक बनता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलती है, यानी अभिकारकों से उत्पाद बन गया, उत्पाद से अभिकारक बनना संभव नहीं है। उसके अलावा हमने पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें प्रबल अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, जिसमें अम्ल और क्षारों के गुण नष्ट हो जाते हैं और लवण और जल बनते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं जो कि अलग अलग आधार पर हमने पढ़ ली है। तो ये जो टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया वाला कंप्लीट होता है। एक छोटा सा टॉपिक इस पार्ट में और है, उत्प्रेरक, वो अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख सकते हो और अच्छे से इनको पढ़ सकते हो। अपने जो किताब है उसकी भी मदद ले सकते हो। कोई भी चीज़ है, डाउट है, तो आप वो किसी भी माध्यम से हमसे पूछ भी सकते हो, तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए लॉकडाउन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।